यामिनी अपने आखिरी पल में युग को जी भर कर देखना चाहती थी। इसलिए मरते वक्त भी वो युग की तरफ ही मुंह किए हुए थी और युग यामिनी की तरफ। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। यामिनी का शरीर सफेद पड़ने लग गया था। उसके अंदर खून की अब एक बूंद तक नहीं बची थी। जैसे ही यामिनी अपना दम तोड़ती है, युग की आंखें भी अपने आप बंद हो जाती हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। एक गहरी खामोशी पूरी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर छाई हुई थी। ये खामोशी थी तूफान के आने के पहले की। एक गहरी खामोशी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर बनी ही हुई थी। तभी पूरी ग्रेवयार्ड कोठी की लाइट अपने आप बंद चालू होने लग जाती है। लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी। रूम नंबर 666, जहां पर 13 साल पहले यक्षिणी को कैद किया गया था, उस कमरे का दरवाजा लगा हुआ था। अचानक से अंदर से दरवाजा ठोकने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे रूम नंबर 666 के अंदर कोई था जो बार बार अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजा ठोके जा रहा था। कमरे के अंदर से मंत्रों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे के अंदर कोई हो जो मंत्रों का जाप कर रहा है। वो आवाज काफी डरावनी थी। देखते ही देखते ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर हलचल मचने लग जाती है। जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं, जो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर तक आ रही थी। ग्रेवयार्ड कोठी में मौजूद सभी चीजें अपने आप हिलने लग गई थी, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। अगर यक्षिणी का अंत हो चुका था तो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ये कैसी हलचल थी? सुबह के 6 बज रहे थे। एक कड़ाके की ठंड किश्नोई नदी के आसपास फैली हुई थी। वहीं बंगलामुड़ा घाट पर दिलीप और सुदेश थे। दोनों ने ही ठंड से बचने के लिए स्वेटर के ऊपर शॉल ओढ़ी हुई थी, पर उसका कुछ असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि तापमान 3 डिग्री था। सुदेश और दिलीप बंगलामुड़ा घाट पर कुछ ढूंढ रहे थे, पर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जो चीज वो ढूंढ रहे थे वो उन्हें अभी तक नहीं मिली थी। सुदेश एक जगह पर बैठते हुए कहता है, बस जीजा जी बस, अब मैं एक कदम और नहीं चल सकता। दिलीप सुदेश पर बिलखते हुए कहता है, अरे उठ जल्दी, ये बैठने का वक्त नहीं है, समझा? हमें वापस मायाधारी जी के पास भी जाना है, पर उससे पहले पूरे घाट का चप्पा चप्पा देखना है। कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। सुदेश मुंह बनाते हुए कहता है, पर जीजा जी रोंका मुचा घाट पूरा तो ढूंढा था, कुछ मिला क्या? नहीं ना? दिलीप कहता है, वो रोंका मुचा घाट था और ये बंगला मुड़ा घाट है। भूल मत, यक्षिणी दोनों घाट पर शिकार करती है। हमें बस ये पता करना है कि यक्षिणी ने रात में शिकार किया या नहीं। सुदेश फटाक से पूछता है, और वो कैसे पता चलेगा? दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, तू ना मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। ये बहुत आसान है। यदि किसी मर्द की लाश मिली तो समझ जाना यक्षिणी ने शिकार किया है, और यदि नहीं तो समझ जाना यक्षिणी का शिकार हो गया है। चल अब जल्दी, अभी आधा ही घाट पार किया है, पूरा करना बाकी है। दिलीप और सुदेश वापस से अपने कदम घाट पर आगे बढ़ाने लग जाते हैं। अभी उन दोनों ने 4-5 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उन दोनों को घाट पर कुछ ऐसी चीज दिखती है कि उनके पैर अपने आप थम जाते हैं। वहां पर बहुत गंदी गंध आ रही थी, जो उनके नाक के नथुनों में घुसने लग गई थी। दोनों ही उसी पल अपने हाथ से अपनी नाक बंद करने लग जाते हैं। सुदेश अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या है जीजा जी? दिलीप चुप ही रहता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसके सामने क्या चीज थी। वो भी बौखलाया हुआ था। जब दिलीप अपने कदम और आगे बढ़ाता है तो देखता है कि उसके सामने मरे हुए जुगनुओं का एक ढेर लगा हुआ था। घाट पर करीब 2-3 हजार जुगनू मरे पड़े हुए थे। सबने अपना दम तोड़ दिया था। उनका शरीर सड़ने लग गया था, जिसके पास से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। दिलीप उस ढेर में से एक जुगनू को अपने हाथ से उठाते हुए कहता है, ये तो जुगनू है। सुदेश हैरानी के साथ कहता है, इतने सारे जुगनू एक साथ कैसे मर गए? कुछ समझ नहीं आ रहा जीजा जी। दिलीप खुश होते हुए कहता है, पर मेरी समझ में आ रहा है सुदेश। मुझे तो लगता है मायाधारी जी अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं। याद है, पिछली बार बोतल के अंदर हम दोनों ने जुगनुओं को ही कैद किया था। इन जुगनुओं से ही तो यक्षिणी को उसकी शक्ति मिलती थी। जुगनू मरे हुए हैं तो हो सकता है यक्षिणी भी मर गई हो। ढूंढ सुदेश ढूंढ, मर्द की लाश मिले ना मिले, पर हो सकता है यक्षिणी की ही मिल जाए। मैं भी तो देखूं कि आखिर वो यक्षिणी कैसी दिखती थी।
दिलीप और सुदेश फिर से बंगला मुंडा घाट पर लाश ढूंढने लग जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कायर और कछुआ फर्श पर सो रहे थे। शराब की महक अभी भी उनके कपड़ों में से आ रही थी। दोनों ही अस्त व्यस्त तरीके से पसर के सो रहे थे। सिर्फ वो दोनों ही अस्त व्यस्त नहीं थे, बल्कि ग्रेवयार्ड कोठी का सामान भी अस्त व्यस्त तरीके से फैला हुआ था। कमरे के अंदर जो खिड़की लगी हुई थी उसका कांच टूटा हुआ था। दीवारों पर लगी हुई पेंटिंग भी आड़ी टेढ़ी हो गई थी। कुछ तो फर्श पर गिरकर टूट गई थी। फर्श पर बहुत सारे पेपर पड़े हुए थे, उनके साथ ही सूखे पत्ते भी, जो रात में खिड़की में से आए होंगे। कायर और कछुआ सो ही रहे थे कि तभी कायर की नींद खुल जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है और अपने आसपास का माहौल देखता है तो दंग रह जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कायर कछुए को उठाते हुए कहता है, अबे कछुए उठ जल्दी। कछुआ नींद में ही बड़बड़ाता है, क्या है यार, सोने देना, कितना अच्छा सपना देख रहा हूं मैं। कायर घबराते हुए कहता है, तुझे सपने की पड़ी हुई है और यहाँ पर मेरी फटी पड़ी है। कछुआ नींद में ही कहता है, क्या हुआ यार। कायर कछुए को हिलाते हुए कहता है, तू अपनी आंखें तो खोल, तुझे खुद ही पता चल जाएगा क्या हुआ है। कछुआ अपने हाथों से अपनी आंखें मलते हुए अपनी आंखें खोलता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने आसपास का अस्त व्यस्त मंजर देखकर उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कछुआ अपनी नजरें कमरे के चारों तरफ घुमाते हुए कहता है, ये किसने कर दिया। कायर झट से कहता है, पता नहीं यार। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, कल रात पीने के पहले तक तो सब ठीक था ना, फिर ग्रेवयार्ड कोठी का ऐसा हाल किसने कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कल यहाँ पर तूफान आया था। कायर अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, यार मेरा सिर तो बहुत भारी भारी लग रहा है। मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा कि पीने के बाद हमारे साथ रात में क्या हुआ था। कछुआ भी अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, मुझे भी मेरा सिर भारी भारी लग रहा है। यार तुझे पता है, मुझे तो ना ये हॉल युग के कमरे की तरह लग रहा है। कछुए के कहने पर कायर अपने आसपास अच्छे से देखते हुए कहता है, अबे ये हॉल नहीं है, ये युग का कमरा ही है। हम युग के कमरे के अंदर ही हैं। कछुआ शॉक्ड होते हुए कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। जितना मुझे याद है कल रात तो हमने हॉल में कार्यक्रम किया था ना, और वहीं पर पीकर सो गए थे। कायर कछुए की बात से एग्री करते हुए कहता है, हाँ यार मुझे भी याद है, कल रात अपन हॉल में ही सो गए थे। तो फिर यहाँ पर कैसे पहुंचे। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और रात में तो युग के कमरे के अंदर खुद युग सोने गया था ना, तो फिर वो कहाँ पर है। कायर बिस्तर से उठते हुए कहता है, शायद वॉशरूम के अंदर हो। इतना कहकर कायर जल्दी से वॉशरूम के पास चले जाता है, पर जब वो वॉशरूम का गेट खोलता है तो देखता है वहां पर युग नहीं था। कायर और कछुआ युग को ढूंढने लग जाते हैं। जब वो कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ युग के कमरे का ही नहीं, बल्कि पूरी ग्रेवयार्ड कोठी का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उन्हें जरा सी भी भनक तक नहीं थी कि रात में ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर क्या हुआ था। कछुआ युग को आवाज लगाता है, युग, ओ युग, कहाँ पर है तू। कुछ जवाब नहीं आता है। युग को ढूंढते ढूंढते ही जब कायर और कछुआ हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हॉल का सामान भी फर्श पर बिखरा हुआ था। उनकी शराब की बोतल फर्श पर टूटी पड़ी थी, जिसके कांच चारों तरफ बिखरे पड़े हुए थे। हॉल में ही सोफे के ऊपर अभिमन्यु सो रहा था। कछुआ अभिमन्यु को उठाते हुए कहता है, अबे अभिमन्यु उठ बे, कांड हो गया यार। अभिमन्यु अपनी आंखें मलते हुए कहता है, क्या कहा, कांड हो गया, क्या कांड हो गया। कायर हड़बड़ाहट के साथ कहता है, यार युग का कहीं अता पता नहीं है और पूरी ग्रेवयार्ड कोठी का सामान भी बिखरा पड़ा हुआ है। जैसे ही अभिमन्यु ये बात सुनता है वो हड़बड़ाहट के साथ उठकर खड़े हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा तूने, युग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कछुआ अभिमन्यु की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ यार। अभिमन्यु झट से कहता है, होगा यार यहीं कहीं। कायर कहता है, नहीं है यार, हमने सब जगह देख लिया। अभिमन्यु घबराते हुए कहता है, अगर युग ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं है तो फिर कहां पर होगा। अभिमन्यु, कायर और कछुआ तीनों सोचने लग जाते हैं कि युग कहां पर गया होगा। तीनों कुछ सोच ही रहे थे कि तभी कायर कहता है, यार हो सकता है वो बंगला मुंडा घाट पर गया हो। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, युग बंगला मुंडा घाट पर क्यों जाएगा भला। कायर अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहता है, यार तुझे तो पता है उसका, कब क्या करने का मन बन जाता है उसे खुद पता ही नहीं रहता है।
इससे पहले भी वो रात में बिना बताए कितनी बार घाट पर गया है। हो सकता है कल रात भी चले गया हो। कछुआ कायर की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ ये हो सकता है, पर यार कल रात तो अमावस्या थी ना, और तुम्हें भी पता है अमावस्या की रात जो भी मर्द घाट पर जाता है उसका क्या हश्र होता है। अभिमन्यु घबराते हुए कहता है, यार ये यहाँ पर खड़े होकर बातें करने का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द घाट पर पहुंचना चाहिए। अगर युग को कुछ हो गया तो बैंड बच जाएगी। अभिमन्यु, कायर और कछुआ बिना वक्त गवाए बंगला मुंडा घाट पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ हवेली के अंदर दिलीप और सुदेश बहुत खुश नजर आ रहे थे। दोनों ही फुर्ती के साथ अपने कदम तहखाने की तरफ बढ़ा रहे थे। दोनों की खुशी चेहरे पर देखते से ही साफ झलक रही थी। दिलीप अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मायाधारी जी उस यक्षिणी को जरूर मार देगी। सुदेश दिलीप की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ जीजा जी, मायाधारी जी तो सच में बहुत शक्तिशाली निकली। आखिरकार उन्होंने यक्षिणी को मार ही दिया। दिलीप अपने आप पर घमंड करते हुए कहता है, मारेगी कैसे नहीं, आखिर उसे बुलाया किसने था? मैंने। मायाधारी जी की माया के आगे आज तक कोई नहीं टिक पाया, ना ही आगे कोई टिक पाएगा। सुदेश असमंजस में पड़ते हुए कहता है, जीजा जी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि यक्षिणी का अंत हो गया है। दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है? अभी तू और मैं खुद देख कर आए हैं ना, रोंका मुचा और बंगला मुडा दोनों ही घाट पर एक भी मर्द की लाश नहीं है। और मायाधारी ने क्या कहा था, भूल गया? दिलीप अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही सुदेश उसे बीच में टोकते हुए कहता है, उन्होंने कहा था कि यदि अमावस्या की रात के बाद दोनों घाट पर एक भी मर्द की लाश न मिले तो समझ जाना यक्षिणी का अंत हो गया है। दिलीप बीच में बोल पड़ता है, वही तो, और अभी हम दोनों बंगला मुडा और रोंका मुचा घाट का कोना कोना देख कर आए हैं, वहां पर किसी मर्द की लाश नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मायाधारी जी की भैरव साधना सिद्ध हो गई, उन्होंने यक्षिणी को मार दिया। सुदेश कुछ कहता नहीं, बस दिलीप की बात से सहमत होते हुए हाँ में अपना सिर 2-3 बार हिला देता है। बातें करते करते वो दोनों तहखाने के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वो देखते हैं कि मायाधारी जमीन पर बैठी हुई थी और उसके बगल में उसकी सेविका खड़ी हुई थी। साधना के लिए जो सामान लाया गया था वो बिखरा हुआ था। वो दीपक पूरी तरह टूट गया था जिसे साधना करने के लिए रात में जलाया गया था। दोनों का ही चेहरा उतरा हुआ था, दोनों उदास लग रही थी। सुदेश मन ही मन सोचने लग जाता है, ये मायाधारी जी और दीपा इतनी उदास क्यों हैं? इन्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए, आखिर इन्होंने यक्षिणी को मार दिया। जिस काम के लिए ये आई थी उसमें ये दोनों कामयाब हो गए। दिलीप मायाधारी के पास पहुंचते ही उसके पैरों पर लेट जाता है। दिलीप को देखते हुए सुदेश भी उसके बगल में लेट जाता है और मायाधारी के पैर पड़ने लग जाता है। दिलीप मायाधारी के गुणगान गाते हुए कहता है, मायाधारी जी की जय हो मायाधारी की। सुदेश भी जयकार लगाते हुए कहता है, जय हो मायाधारी जी की। मायाधारी मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या नाटक लगा कर रखा है तुम दोनों ने सुबह सुबह? दिलीप फर्श पर से उठते हुए कहता है, नाटक नहीं मायाधारी जी, हम तो धन्य हो गए, हमारी 7 पुश्ते तक आपका ये एहसान कभी नहीं उतार पाएंगी। मायाधारी हैरानी के साथ पूछती है, कैसा एहसान? दिलीप सुदेश की तरफ देखते हुए कहता है, देख रहा है सुदेश, तू सीख मायाधारी जी से कुछ। इतना बड़ा काम कर दिखाया इन्होंने, पर ऐसे अनजान बन रही है जैसे कुछ किया ही ना हो। सुदेश दिलीप का साथ देते हुए कहता है, हाँ जीजा जी, यही तो पहचान होती है महान लोगों की, और मायाधारी जी से महान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मायाधारी गुस्से से बिलखते हुए कहती है, तुम दोनों ये बकवास करना बंद करोगे और बताओगे मैंने किया क्या है जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता? मायाधारी की बात सुनकर सुदेश और दिलीप एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं। उन दोनों के मन में उस वक्त एक ही बात चल रही थी, और वो ये कि मायाधारी सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रही थी। सुदेश हिचकिचाहट के साथ कहता है, आपको सच में नहीं पता आपने क्या किया है? सदियों